भारत की शिक्षा प्रणाली का इतिहास उतना ही विविध और गहरा है जितना कि इसकी सभ्यता, जो 5000 साल से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। भारतीय उपमहाद्वीप कई संस्कृतियों, धर्मों और साम्राज्यों का घर रहा है और हर एक ने ज्ञान के प्रसारण, संरक्षण और विकास के तरीके पर अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन काल के वेद विद्यालयों से लेकर आधुनिक संस्थानों तक, जो आज वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त विद्वानों, इंजीनियरों और पेशेवरों का निर्माण करते हैं, भारत की शिक्षा प्रणाली ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव किया है। भारत की शिक्षा प्रणाली की यात्रा देश के सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक इतिहास का प्रतिबिंब है, जो सांस्कृतिक परिवर्तनों, उपनिवेशवाद, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह जीवन चरित्र इस जटिल विकास के विभिन्न चरणों में गहराई से उतरता है। प्रारंभिक नींव, प्रागैतिहासिक और वैदिक भारत में शिक्षा 3000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। भारत में शिक्षा की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक पहुंचती हैं, जबकि इस काल से किसी औपचारिक स्कूल या शैक्षिक प्रणाली का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुरातात्विक खोजें इस बात का संकेत देती हैं कि इस प्राचीन सभ्यता में एक संरचित जीवन शैली थी, जिसमें नगरीय योजना, व्यापार और कुछ प्रकार की लिपि के प्रमाण मिलते हैं। शिक्षा, यद्यपि अनौपचारिक रूप में, संभवतः कृषि, कुम्हार कला, धातु विज्ञान और वाणिज्य जैसे व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित थी, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सिखाया जाता था। हालांकि औपचारिक शिक्षा का विकास वैदिक काल, लगभग 1500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व में स्पष्ट रूप से देखा गया। इस समय के दौरान गुरुकुल प्रणाली, जो शिक्षा का सबसे प्राचीन जात मॉडल है, विकसित हुई। शिक्षा को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा गया, जो धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं से जुड़ी हुई थी, जिसका आधार वेद थे, हिंदू दर्शन और ज्ञान के प्राचीन ग्रंथ। गुरुकुल प्रणाली में एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता था। यह शिक्षा प्रणाली आवासीय थी, जिसमें छात्र गुरु के साथ रहते थे, जो अक्सर जंगलों या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते थे, ताकि समाज के व्याकुलताओं से दूर शिक्षा प्राप्त की जा सके। शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी शामिल था। छात्रों को गुरु की सेवा करनी होती थी, जिससे आत्मानुशासन, विनम्रता और सेवा के गुण सिखाए जाते थे। प्रमुख शिक्षा विधि मौखिक थी, जिसमें छात्र वेदों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों के बड़े हिस्सों को याद करते थे। संस्कृत शिक्षा की प्रमुख भाषा थी और पाठ्यक्रम व्यापक था, जिसमें व्याकरण, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, गणित, नीति और दर्शन जैसे विषय शामिल थे। इसका उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए ज्ञान, आध्यात्मिकता और कर्तव्य निष्ठा के साथ व्यक्तियों का निर्माण करना था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए दार्शनिक और धार्मिक आंदोलन उभरे, जिन्होंने पारंपरिक ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती दी। इसके साथ ही नए प्रकार की शिक्षा प्रणाली विकसित हुई, विशेष रूप से मठवासी शिक्षा प्रणाली। बौद्ध भिक्षु, जो प्रारंभ में घुमंतु शिक्षक होते थे, बाद में विहारों में बसने लगे, जो शिक्षा के केंद्र बन गए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी थी और समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए खुली थी। छात्र केवल बौद्ध शिक्षाएं ही नहीं, बल्कि चिकित्सा, तर्कशास्त्र, कानून और कला जैसे विषयों का भी अध्ययन करते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी सी के बीच फले फूले, दुनिया भर से विद्वानों को आकर्षित करते थे। ये विश्वविद्यालय केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं थे, बल्कि बौद्धिक केंद्र भी थे, जहां गणित, चिकित्सा, दर्शन और भाषाओं जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा विशेष रूप से अपने व्यापक पुस्तकालय के लिए प्रसिद्ध था,
जिसमें कई स्तरों पर विशाल मात्रा में पांडुलिपियां और स्क्रॉल संग्रहित थीं। मध्यकालीन काल इस्लामी प्रभाव और मदरसों का विकास 1200 सीई 767 सीई। मध्यकालीन काल में 12वीं शताब्दी से शुरू होकर भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासकों का आगमन और प्रभुत्व हुआ। इस अवधि में इस्लामी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हुई, जिन्हें मदरसों और मकतबों के रूप में जाना जाता था। मदरसों में युवा मुस्लिम छात्रों को इस्लामी धर्मशास्त्र, कानून और कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा वे दार्शनिक, खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों का भी अध्ययन करते थे, जो मध्य पूर्व के महान इस्लामी विद्वानों जैसे अल गजाली, इब्न सीना, एविसेना और अल फराबी से प्रभावित थे। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य, जो 16वीं शताब्दी में बाबर के साथ शुरू हुआ, ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मदरसों का विस्तार और संस्थागत रूप दिया। विशेष रूप से अकबर महान को उनकी शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है। अकबर का दरबार एक शैक्षिक केंद्र बन गया, जहां दुनिया भर के विद्वान एकत्र होते थे, और उन्होंने एक समावेशी शैक्षिक नीति को बढ़ावा दिया, जिसमें इस्लामी और गैर इस्लामी दोनों प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। अकबर की शिक्षा प्रणाली के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण ने फारसी, संस्कृत और हिंदू दार्शनिक ग्रंथों को साथ साथ पढ़ने की अनुमति दी। मदरसों को अक्सर मस्जिदों से जोड़ा जाता था, और ये केवल धार्मिक अध्ययन के स्थान नहीं थे, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान भी थे। मकतब प्राथमिक विद्यालयों के रूप में कार्य करते थे, जहां बच्चों को साक्षरता, पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित सिखाई जाती थी, जो अक्सर धार्मिक पाठों के माध्यम से पढ़ाई जाती थी। 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत ने देश की शिक्षा प्रणाली के मार्ग को नाटकीय रूप से बदल दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और स्थानीय प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया। हालांकि जैसे जैसे कंपनी ने उपमहाद्वीप पर अपना राजनीतिक नियंत्रण मजबूत किया, ब्रिटिश अधिकारियों ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जो उनके हितों की सेवा कर सके। भारतीय शिक्षा के संबंध में प्रारंभिक चर्चा में एक अग्रणी व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की ताकि इस्लामी कानून का अध्ययन बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू कानून और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देना था। ये संस्थान हालांकि केवल एक छोटे अभिजात वर्ग के लिए थे, जिन्हें प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए शिक्षित किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ब्रिटिश प्रशासन के भीतर इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य और दायरा क्या होना चाहिए। इस चर्चा में दो प्रमुख विचारधाराएं उभरी: ओरिएंटलिस्ट, जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान के प्रचार का समर्थन करते थे, और एंग्लिसिस्ट, जो मानते थे कि पश्चिमी ज्ञान विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से थोपा जाना चाहिए। इस बहस का निर्णायक समाधान 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले के मिनट ऑन एजुकेशन के साथ हुआ। मैकाले ने पारंपरिक भारतीय शिक्षा को यूरोपीय ज्ञान की तुलना में निम्नतर बताते हुए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया जो रक्त और रंग से भारतीय, लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेजी लोगों का निर्माण करेगा। ब्रिटिशों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की स्थापना की और विज्ञान, गणित, साहित्य और कानून जैसे पश्चिमी विषयों पर केंद्रित एक पाठ्यक्रम की शुरुआत की। मैकाले के सुधारों ने एक द्वैध शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया। एक ओर अंग्रेजी माध्यम स्कूल शहरी केंद्रों में उभरे, जो मुख्य रूप से अभिजात वर्ग के बच्चों और उन लोगों के लिए थे जो ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार प्राप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर पारंपरिक भाषाई स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में जारी रहे,
जो स्थानीय भाषाओं में धार्मिक या जाति आधारित पाठ्यक्रम की पेशकश करते थे। लेकिन 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जो लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित थे। ये संस्थान मुख्य रूप से एक अंग्रेजी भाषी लिपिक वर्ग और नौकरशाही का निर्माण करने पर केंद्रित थे, जो उपनिवेशी सरकार की सेवा कर सके। जबकि इन विश्वविद्यालयों ने भारत के बौद्धिक परिदृश्य का आधुनिकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें परीक्षा केंद्रित और रचनात्मकता की बजाय रट्टा मारने वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी। 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसे अक्सर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ने शिक्षा का विस्तार करने पर जोर दिया, जिसमें अंग्रेजी में उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात की गई। हालांकि इन सुधारों का कार्यान्वयन असमान रहा और शिक्षा अभी भी अधिकांश भारतीयों के लिए अप्राप्य थी। अपनी खामियों के बावजूद ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने अनजाने में भारतीय बौद्धिकता की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। इन संस्थानों से स्नातक करने वाले जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के नेता बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों की स्थापना और नेतृत्व उन लोगों ने किया जो ब्रिटिश संस्थानों में शिक्षित थे। शिक्षा स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख हथियार बन गई और गांधी ने विशेष रूप से एक भारतीय जड़ों पर आधारित शिक्षा प्रणाली, नई तालीम की वकालत की, जो कारीगरी, आत्मनिर्भरता और नैतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नवगठित सरकार के सामने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और विविध समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने की एक बड़ी चुनौती थी। डॉ. राधाकृष्णन, जो देश के सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक थे, उन्हें पहला उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और शिक्षा राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का एक केंद्रीय हिस्सा बन गई। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदमों में से एक था 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता डॉ. राधाकृष्णन ने की। आयोग ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधारों की सिफारिश की। इसने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और शिक्षा में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने का समर्थन किया। 1952 का माध्यमिक शिक्षा आयोग भी इसी दिशा में था, जिसने एक कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकार को 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करना चाहिए। हालांकि एक विशाल और विविध देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना एक कठिन चुनौती साबित हुई। अगले कुछ दशकों में सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के लिए कई पहलें शुरू की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना था, जिसमें ब्लैक बोर्ड, कक्षाओं और प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई। 1976 में शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को शैक्षिक मामलों पर कानून बनाने की अनुमति मिली और स्कूलों का प्रशासन और अधिक विकेंद्रीकृत हो गया। फिर 1950 और 1960 के दशकों में सरकार ने भारत के उभरते औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। इसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की। विशेष रूप से आईआईटी ने विश्व स्तर के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का निर्माण करने के लिए वैश्विक ख्याति प्राप्त की।
लेकिन उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार एक सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए व्यापक प्रयास किया। इस नीति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य पर जोर दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों के साथ, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया, भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण के रास्ते पर कदम रखा। इन सुधारों का शिक्षा क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कुशल कार्यबल की मांग तेजी से बढ़ी। उदारीकरण के बाद के युग में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक था निजी शिक्षा क्षेत्र का तेजी से विकास। सरकारी संसाधनों के अभाव के कारण निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तेजी से बढ़े, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। निजी इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन कॉलेज तेजी से लोकप्रिय हुए, जिससे लाखों छात्रों को पेशेवर करियर बनाने के अवसर मिले। हालांकि इस विकास ने गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित चुनौतियां भी पैदा की। कई निजी संस्थानों को मुनाफे को प्राथमिकता देने, अयोग्य शिक्षकों और उचित मान्यता की कमी जैसे मुद्दों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान SSA शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। SSA का फोकस नामांकन दरों में सुधार, ड्रॉप आउट दरों को कम करने और ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर था। फिर 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। अधिनियम ने मुफ्त स्कूली शिक्षा, अनिवार्य नामांकन और हर बच्चे को स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करने में सरकार की जवाबदेही का प्रावधान किया। RTE ने ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के लिए बाधाओं का सामना करने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और लड़कियों जैसे वंचित समूहों के खिलाफ भेदभाव को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति ने भारत में शिक्षा को बदलना शुरू कर दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सस्ती डेटा सेवाओं के उदय के साथ BYJUs, अनअकैडमी और कोर्सेरा जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्मों ने लाखों छात्रों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचाई है, जो पहले तक शिक्षा से वंचित थे। कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा का विशेष रूप से तेजी से विस्तार हुआ, जिसने स्कूलों और कॉलेजों को रातों रात दूरस्थ शिक्षा में बदलने पर मजबूर किया। फिर 2020 में भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 पेश की, जो पूरी शैक्षिक प्रणाली में व्यापक सुधार करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक सुधार था। NIP एक समग्र, बहुविषयी दृष्टिकोण की वकालत करता है, जो आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और डिजिटल साक्षरता पर जोर देता है। यह नीति छात्रों को विषयों और करियर पथों को चुनने में अधिक लचीलापन प्रदान करने, परीक्षाओं के बोझ को कम करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। दोस्तों, भारत की शिक्षा प्रणाली की कहानी लचीलापन, नवाचार और अनुकूलन की कहानी है। प्राचीन गुरुकुलों और बौद्ध मठों से लेकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्र निर्माण के युग तक भारत का शैक्षिक इतिहास इसकी जटिल सामाजिक विकास का प्रतिबिंब है। हाल के दशकों में देश ने शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने में प्रभावशाली प्रगति की है, लेकिन गुणवत्ता सुनिश्चित करने, असमानता को कम करने और तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। जैसे जैसे भारत
अपनी शैक्षिक यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, ध्यान एक ऐसी प्रणाली बनाने पर केंद्रित होना चाहिए जो समावेशी, नवाचारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी हो, जो अपनी विशाल और विविध जनसंख्या की प्रतिभा को उभार सके, जबकि इसके अतीत के समृद्ध बौद्धिक परंपराओं में भी जड़ें बनाए रखे।